नमस्कार साथियों, विंग्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में हैं आज हिंदी को आगे पढ़ने के लिए। अभी तक अपन ने हिंदी के अंदर संधि टॉपिक स्टार्ट किया है। संधि के अंदर अपन ने संधि का पहला प्रकार स्वर संधि को पढ़ लिया था। दूसरा प्रकार अपन ने स्टार्ट किया था व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि के अभी तक अपन ने कुछ नियम देखे थे, तो आइए एक बार फिर से जो पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो कल अपन ने देखा था कि व्यंजन संधि शुरू की थी। तो व्यंजन संधि शुरू करने से पहले कुछ 3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि व्यंजनों का वर्गीय वर्गीकरण, अवर्गीय वर्गीकरण क्या होता है, अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, सघोष और अघोष क्या होते हैं। ये चीजों को याद इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके संधि के नियमों को याद करने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्गीय और अवर्गीय वर्गीकरण। तो वर्गीय वर्गीकरण कौन कौन से हैं? ये आपके जो है ये है वर्गीय व्यंजन। ये क्या है? ये वर्गीय व्यंजन है। और ये आपके क्या है? ये अवर्गीय वर्ग। ये क्या है? अवर्गीय व्यंजन है। अवर्गीय व्यंजन है। अवर्गीय, ये अवर्गीय व्यंजन है। और ये जो आपके सामने दे रखा है ये क्या है? ये वर्गीय व्यंजन है। ठीक है, तो ये हो गया आपके व्यंजनों का वर्गीय और अवर्गीय वर्गीकरण। अब बात करते हैं कि अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं। अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं? अल्प प्राण आपके क वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो क वर्ग है, एक आपका क वर्ग है, आपका दूसरा ख वर्ग है, तीसरा घ वर्ग है, चौथा घ और घ वर्ग है। तो अल्प प्राण की बात करो तो अल्प प्राण कौन कौन से हो जाएंगे? क वर्ग, घ वर्ग और घ वर्ग, ये तीनों अल्प प्राण होंगे। और इनके अलावा य, र, ल, व, ये चारों क्या होंगे? ये चारों अल्प प्राण होंगे। अगर अल्प प्राण की बात करूं तो एक, दूसरा ये और तीसरा ये क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि क का महाप्राण कौन सा होगा, क का महाप्राण कौन सा होगा, तो आइए समझते हैं कि पहले महाप्राण क्या होता है। जो शेष रह जाता है, तो शेष कौन से रह गए? शेष रह गए आपका ख वर्ग और कौन सा रह गया? घ वर्ग। और शेष क्या रह जाता है? ये तीनों स और साथ में ह। ये क्या हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं महाप्राण हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि क का महाप्राण कौन होगा, तो क का महाप्राण हो जाएगा ख। और यदि मैं आपसे पूछूं कि घ का महाप्राण कौन होगा, तो घ का महाप्राण हो जाएगा घ। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं? ये अल्प प्राण है, ये इसका महाप्राण है। ये अल्प प्राण है, ये इसका महाप्राण है। यदि आपसे पूछे कि तीसरे का महाप्राण कौन होगा, तो तीसरे का महाप्राण हो जाएगा चौथा। जैसा कि अपन संधि के नियम में पढ़ते हैं, कल एक अपन ने नियम पढ़ा था कि तीसरे का महाप्राण आपको लिखना है। अपन अभी देख लेंगे कि कौन से नियम में वो बात कही गई थी। आइए देखते हैं व्यंजन संधि के अंदर और क्या चीजें देखनी थी। अपने वर्गीय देख लिया, अवर्गीय देख लिया, अल्प प्राण देख लिया, महाप्राण देख लिया। एक और बात समझते हैं, सघोष और अघोष। तो अघोष के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अघोष की आपको संख्या याद रखनी है। तो अघोष टोटल कितने हैं? तो अघोष कुल 13 अघोष है। कितने हैं? 13 अघोष है। कौन कौन से? पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और तीनों सौ। तीनों सौ ये क्या है? ये तीनों सौ आपके क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके अघोष। ये तीनों सा क्या हो जाते हैं? ये तीनों सा हो जाते हैं अघोष। कौन कौन से? क वर्ग, एक तो ये और ये तीनों सौ। ये तीनों सौ आपके क्या हैं? ये तीनों सौ आपके हैं अघोष। और इनके अलावा जो शेष व्यंजन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इनके साथ में जो स्वर है वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। स्वर के अंदर भी आपको री हटाना है, री को आपको नहीं लेना है। री के अलावा जितने भी शेष स्वर है वो क्या होंगे? वो आपके सघोष हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तो अघोष कौन कौन से हैं? अघोष क वर्ग और ख वर्ग, इनके साथ में तीनों स। ये क्या है? अघोष है। संख्या के अंदर कितने हैं? संख्या के अंदर है 13। और इनके अलावा जो भी व्यंजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो, और इसके साथ में जो शेष स्वर है री को छोड़कर वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इतनी सी बातें अपन ने कल की थी। और आगे क्या बात की थी आइए देखते हैं। फिर अपन ने सीखा था कि व्यंजन संधि,
व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करो तो परिभाषा क्या होती है कि स्वर का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। फिर व्यंजन संधि का अपन ने एक पहला नियम देखा था। पहला नियम मैंने कुछ इस प्रकार से आपको लिखवाया था कि पहला आए क्या है, पहला आए और पहले के बाद में कौन आए, सगोस आए। पहला आए पहले के बाद में कौन आए, सगोस आए। तो ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा तीसरे में। ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा तीसरे में। और सगोस के अंदर अपन ने दो बातें छोड़ी थी, एक हाथ छोड़ना था, एक अपन को छोड़ना था पांचवा वर्ग। कौन सा वर्ग छोड़ना था, पांचवा वर्ग आपको छोड़ना था। नियम क्या है कि पहला आए पहले के बाद में सगोस आए तो पहले का क्या करना है, पहले का तीसरा करना है। और सगोस में भी दो बातों को छोड़ना है, एक तो ह को छोड़ना है पहले और ह का एक अलग नियम है और पहले और पांचवें वर्ग का एक अलग नियम है। आइए देखते हैं वो अलग नियम क्या है। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि इनका एक अलग नियम है पहले और ह का। तो पहले और ह का अलग नियम क्या है कि पहला आए पहले के बाद में ह आए तो पहला किस में चला जाएगा, पहला चला जाएगा तीसरे में। और इस ह का क्या होगा, ये तीसरा का चौथा आ जाएगा इस ह की जगह पर। क्या आ जाएगा, इस तीसरे का चौथा आ जाएगा या इस पहले का चौथा आ जाएगा या इस तीसरे के मां प्राण में चला जाएगा। जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कि घ जो कि क्या है, तीसरा वर्ग है। तो घ का मां प्राण कौन होता है, घ का मां प्राण कौन होता है, घ होता है। तो ये तीसरा किस में चला जाएगा, ये तीसरा इस चौथे में चला जाएगा। ये जो ह है इस तीसरे के चौथे में चला जाएगा। जैसे कि अपन ने उदाहरण देखे थे, एक उदाहरण की बात कर लेते। सामने आपके लिखा आ रहा है वाक धन हंता। यहाँ पे आपको पहला वर्ग देखने को मिल रहा है, सामने आपको ह मिल रहा है। तो पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा तीसरे में और ये ह किस में चला जाएगा, इस तीसरे के चौथे में चला जाएगा। यानी कि क का तीसरा क्या होता है, घ होता है। और इस घ का चौथा कौन सा है, तो इस घ का चौथा है घ से घड़ी वाला। तो आपकी संधि क्या हो जाएगी, वाग घंटा। क्या हो जाएगी, वाग घंटा आपकी संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर अपन ने एक और नियम देखा था कि पहले के साथ में सगोस आता है तो पहला तीसरे में चला जाता है। और सगोस में भी दो बातों को छोड़ना है, ह को छोड़ना है और पांचवे को छोड़ना है। ह का क्या नियम बनता है वो अपन ने देख लिया। आइए देखते हैं कि पंचम वर्ग आने पर क्या बनेगा। नियम क्या कह रहा है कि पहला आए पहले के बाद में क्या आए, पहले के बाद में पंचम वर्ग आए। क्या आए, पंचम वर्ग आए। पंचम में भी आपको ज्यादातर म और न देखने को मिलेगा, ज्यादातर यही बनते हैं। और तब ये नियम क्या कहता है कि पहला आए पहले के बाद में पंचम वर्ग आए तो ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा पांचवे में। यहाँ पे पहले को तीसरे में नहीं पहुंचाना है, ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा पांचवे में। ठीक है। फिर अपन ने अगला नियम देखा था कि तीसरा आए तीसरे के बाद में क्या आए, तीसरे के बाद में अघोष आए। तीसरा आए तीसरे के बाद क्या आए, अघोष आए। तो ये तीसरा किस में चला जाता है, ये तीसरा चला जाता है पहले में। पहला आए तो पहला किस में, तीसरे में चला जाता है। तीसरा आए तो तीसरा किस में चला जाएगा, पहले में चला जाएगा। ठीक है। तो तीसरे और पहले के साथ शर्त क्या है कि पहला आ रहा है तो पहले के बाद कौन आना चाहिए, सगोष आना चाहिए। और तीसरा आ रहा है तो तीसरे के बाद कौन आना चाहिए, अघोष आना चाहिए। अघोष 13 संख्या है, क वर्ग और ख वर्ग और तीनों सब क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तीसरा आ रहा है तीसरे के बाद में अघोष आ रहा है तो तीसरा किस में चला जाएगा, पहले में चला जाएगा। लेकिन अघोष के अंदर भी आपको एक बात छोड़नी है। जैसे कि अपन ने सगोष में दो चीजें छोड़ी थी, इस प्रकार यहाँ पे आपको इस तक को छोड़ना है। ये फिक्स शर्त है, ये निश्चित शर्त है कि यहाँ पे इस हई को छोड़ना है, ना तो सिर्फ स को छोड़ना है ना था को छोड़ना है, दोनों साथ आने चाहिए। इस आधा स और था। इस परिस्थिति को छोड़कर अगर तीसरे के बाद में अघोष आ रहा है तो तीसरे को पहले में पहुंचाना है। ठीक है। ये था अपन का चौथा नियम, ये नियम अपन ने पढ़ा था। फिर अपन इस इष्ट को छोड़ रहे हैं तो इस इष्ट का अलग क्या नियम बनेगा। नियम क्या कह रहा है कि तीसरा आए और तीसरे के बाद कौन आए, इष्ट आए। तो ये तीसरा तो किस में चला जाएगा, ये तीसरा तो अपने पहले में चला जाएगा। लेकिन इस इष्ट को अलग लिखा है तो कुछ इसका भी तो अलग से नियम बनेगा। तो इस स्था में से इस सा का क्या हो जाएगा, इस सा का हो जाएगा लोप। क्या हो जाएगा, इस सा का हो जाएगा लोप। यानी कि संधि करते समय इस सा को वापस से नहीं लिखना है, इस सा को वापस से नहीं लिखना है। ठीक है।
तो ये थी बातें अपन ने कल तक की थी। 5 नियम अपन ने कल तक पढ़े थे। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज क्या कुछ नियम नए होने वाले हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। नियम नंबर 6 आपके सामने लिखा आ रहा है कि स्वर के बाद में छ आए, स्वर के बाद में क्या आए, छ आए, तो छ से पहले च का आगमन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि स्वर है, स्वर के बाद में आपको क्या मिले, स्वर के बाद में आपको मिले छ। स्वर आए, स्वर के बाद में क्या आए, स्वर के बाद में छ आए, तो संधि करते समय किसका आगमन हो जाएगा, इस च का आगमन हो जाएगा। और च का आगमन कहां होगा, इस छ से पहले होगा। च का आगमन कहां होगा, इस छ से तुरंत पहले होगा। नियम याद हो गया कि स्वर आए, स्वर के बाद में छ आए तो च का आगमन हो जाता है। बस इतना से याद कर लो। तो च का आगमन कहां होगा ये आपको याद रखना है कि च आएगा तो छ से पहले ही आएगा, च आएगा तो छ से पहले ही आएगा। नियम याद करो कि स्वर आए, स्वर के बाद में छ आए तो च का आगमन। किस प्रकार याद करना है कि स्वर आए, क्या आए, कि स्वर आए और स्वर के बाद में कौन आए, छ आए, तो नियम क्या बनेगा, या तो बनेगा, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि च का क्या होगा, च का आगमन होगा। क्या होगा, च का आगमन होगा। इतना सा नियम है, बस सिंपल सा नियम है कि स्वर आए, स्वर के बाद में छ आए तो च का आगमन हो जाता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं उदाहरणों के साथ में। आपके सामने पहला उदाहरण लिखा आ रहा है प्रतिधन छवि। क्या लिखा आ रहा है, प्रतिधन छवि। अब क्या कह रहा है नियम, नियम अपना कह रहा है कि स्वर आए और स्वर के बाद में कौन आए, छ आए। आइए देखते हैं कि क्या वो अपने नियम को पूरी तरह से पालन करता है कि नहीं करता। अब अगर मैं इस प्रतिधन छवि की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रतिधन छवि। शब्द क्या है, प्रतिधन छवि। शब्द क्या लिखा मैंने, प्रतिधन छवि। तब जब मैं इसको अलग से तोड़ता हूं तो शब्द क्या बनता है, प्र के साथ में कौन है, ता है, ता के साथ में छोटी ई की मात्रा है, ता के साथ में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। फिर ये आपका संधि विच्छेद वाला धन आ गया वापस यहाँ पे। फिर आपको सामने कौन है, छ है, और छ के साथ में आ की मात्रा है, और साथ में कौन है, वी है, साथ में कौन है, वी है। अब नियम कह रहा है कि स्वर आए, क्या ई स्वर है, जी बिल्कुल, और उसके बाद में क्या देखने को मिल रहा है, छ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, छ देखने को मिल रहा है। तो आगमन किसका हो जाएगा, तो आगमन हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा। अपन ने यहाँ पे किसी भी प्रकार का, किसी शब्द का, किसी भी स्वर का, किसी भी व्यंजन का लोप नहीं पड़ा, तो यहाँ पे अपन को किसी भी प्रकार का, किसी का लोप नहीं करना है। जो चीजें दी गई है उनको यथावत वैसा का वैसा लिखना है। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि स्वर के बाद में छ आए तो च का आगमन हो रहा है, संधि होने पर एक नया व्यंजन इसमें जुड़ रहा है। बस इतना सा नियम है। तो यहाँ पे अपन को जो चीजें दी गई है उनको यथावत लिख दो, प्र लिख दो, प्र के साथ में ता लिख दो, ता के साथ में ई लिख दो, और यहाँ पे कौन है, छ है, और छ के साथ में आ है, और साथ में कौन है, वी है। अब इसको जब जोड़ देता हूं तो शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा आपका प्रतिच्छ, प्रतिच्छ। क्या बन जाएगा, प्रतिच्छ। ठीक है, जैसे कि आपके सामने अगला उदाहरण लिखा आ रहा है विधन छेद। क्या लिखा आ रहा है, विधन छेद। तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, यहाँ पे ई की मात्रा है, और ई के बाद में आपको क्या दिया गया है, ई के बाद में दिया गया आपको छ। ई के बाद में क्या दिया गया है, ई के बाद में दिया गया है छ। नियम क्या कहता है, नियम कह रहा है कि स्वर के बाद में छ आने पर च का आगमन होता है। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि स्वर के बाद में छ आने पर च का आगमन होता है। तो यहाँ पे किसका आगमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आगमन हो जाएगा च का। किसका आगमन हो जाएगा, यहाँ पे आगमन हो जाएगा च का। जैसे कि अपन ने पहले उदाहरण के अंदर बात की थी कि किसी भी प्रकार का, किसी स्वर व्यंजन का अपन को लोप नहीं करना है, बस इसके अंदर एक नया व्यंजन जोड़ना है। तो आइए जोड़ देते हैं उस नए व्यंजन को। तो शब्द क्या है, वी है, और इन दोनों के बीच में किसका आगमन हो रहा है, च का आगमन हो रहा है। तो शब्द क्या बन जाएगा, विच्छेद। शब्द क्या बन जाएगा, विच्छेद आपका शब्द बन जाएगा।
आइए देखते हैं अगला उदाहरण। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है मातृधन छाया। क्या लिखा आ रहा है? मातृधन छाया। यहाँ पे किसकी मात्रा है? यहाँ पे मात्रा है री की। ये किसकी मात्रा होती है? री की मात्रा होती है और इसे पढ़ा जाता है मातृ। क्या पढ़ मात्रा नहीं पढ़ा जाता, मात्रा नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाएगा मातृ। इसमें री की मात्रा है तो ता के साथ में री की ध्वनि आनी चाहिए, त्रि, मातृ। ठीक है, तो शब्द क्या है? यहाँ पे स्वर है री और इसके आगे अपन को क्या दे रखा है? आगे अपन को दे रखा है छ। आगे अपन को क्या दे रखा है? छ दे रखा है। तो नियम अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे च का आगमन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में किनका आगमन हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। तो आपका संधि क्या बन जाएगी? तो संधि आपकी बन जाएगी मातृछाया। मातृछाया क्या बन जाएगा? मातृछाया आपका संधि विच्छेद संधि बन जाएगा। आगे आपके सामने उदाहरण देखने को मिल रहा है। आगे उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है अनुधन छेद। क्या देखने को मिल रहा है? अनुधन छेद। अनु के अंदर किसकी मात्रा है? अनु के अंदर उ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? उ की मात्रा है और आगे अपन को छ देखने को मिल रहा है। नियम कह रहा है कि स्वर के बाद में छ आने पर च का आगमन। नियम क्या कह रहा है? बस आंखें बंद करो कि स्वर के बाद में छ आने पर च का आगमन हो जाता है। तो यहाँ पे किसका आगमन हो जाएगा? यहाँ पे च का आगमन हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बन जाएगा आपका अनुच्छेद। क्या बन जाएगा? अनुच्छेद आपका शब्द बन जाएगा। आगे आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है स्वधन छंद। तो इस स्व के अंदर किसकी मात्रा है? इसके अंदर अ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है और आगे आपको छ दिया गया है। तो नियम क्या कह रहा है कि स्वर के बाद छ आने पर च का बीच में क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा च का। तो शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द आपका बन जाएगा स्वच्छंद। शब्द क्या बन जाएगा? स्वच्छंद। तो आप जब इन शब्दों को देखते हैं तो एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण नियम है। कितना महत्वपूर्ण नियम है। तो ये बहुत शब्द शुद्धि की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण नियम हो जाता है। तो इसके जितने भी आपको उदाहरण देखने को मिले, आपके पास कोई किताब है उनके अंदर आपको इनके उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो उन उदाहरणों को आप जरूर देखना। ठीक है, जैसे कि आपके सामने अगला उदाहरण लिखा आ रहा है छत्रधन छाया। क्या लिखा आ रहा है? छत्रधन छाया। तो इसका संधि क्या हो जाएगा? तो इसका संधि हो जाएगा छत्र छाया। क्या हो जाएगा? छत्र छाया। आगे आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है विधन छिन्न। क्या लिखा आ रहा है? विधन छिन्न। तो आपका संधि क्या हो जाएगी? विच्छिन्न। क्या हो जाएगी? विच्छिन्न आपकी संधि हो जाएगी। नियम सभी को याद हो गया। नियम क्या कह रहा है कि स्वर के बाद में छ आने पर, स्वर के बाद में छ आने पर च का क्या हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। अभी तक अपन ने जितने भी व्यंजन संधि के नियम पढ़े हैं, एक बार उन सभी नियमों को मौखिक रूप से याद करने की कोशिश करते हैं। पहला नियम अपन ने पढ़ा था कि पहले के बाद में सगोश आने पर पहला तीसरे में चला जाएगा और सगोश में दो बातों को छोड़ना है, ह को छोड़ना है और पंचम वर्ग को छोड़ना है। जिनको छोड़ दिया उनको देखते हैं कि पहले के बाद में ह आने पर पहला चला जाएगा तीसरे में और जो ये ह है ये ह चला जाएगा इस तीसरे के महाप्राण में, इस तीसरे के चौथे में। दो नियम हो गए। फिर एक और बात छोड़ी थी कि पहले के बाद में पंचम वर्ग आने पर पहला किस में चला जाएगा? ये पांचवें में चला जाएगा। पहले के बाद में पंचम आ रहा है तो पहला भी किस में पहुंचा दो? पांचवें में पहुंचा दो। बस सिंपल सा नियम। फिर अपन ने चौथा नियम पढ़ा था कि तीसरे के बाद में अगोस आने पर, तीसरे के बाद में अगोस आने पर तीसरा पहले में चला जाएगा। अगोस में भी एक स्थिति को छोड़ना है। किस स्थिति को? स्तक को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? स्तक को छोड़ना है। अब जब स्त को छोड़ा तो इसका अलग से क्या नियम बन रहा है उसको देखते हैं कि तीसरे के बाद में स्त आने पर तीसरा तो पहले में चला जाएगा और स्त में से इस स का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये अपन ने अभी तक 5 नियम पढ़े और छठा नियम अपन ने क्या पढ़ा कि स्वर के बाद में छ आने पर, स्वर के बाद में छ आने पर च का आगमन हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। और इसके क्या उदाहरण बन सकते हैं वो अपन ने देखे। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है? अगला नियम आपके सामने आ रहा है लिखा कि त के बाद में छ है। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा कि स्वर के बाद में क्या है? स्वर के बाद में छ आए तो क्या हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। ये नियम अपन ने पढ़ा था छठा।
सातवां नियम क्या कह रहा है? सातवां नियम ये कह रहा है कि ता आए, सिर्फ ता, और किसी व्यंजन की बात नहीं है, सिर्फ ता आए और ता के बाद में छ आए तो इन दोनों शब्दों को मिलकर, दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बन जाएगा? च और छ बन जाएगा, च और छ बन जाएगा। कैसे? एक उदाहरण की बात करते हैं। आपके सामने मैं उदाहरण लिखता हूं, उत धन छेद। क्या लिखता हूं? उत धन छेद। तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है त। तो इस त नियम क्या कह रहा है कि त के बाद में छ आने पर इन दोनों का मेल से नया शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? चच्छ। क्या बनेगा? चच्छ। तो इन दोनों के मेल से शब्द बन गया चच्छ। तो अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूं, उच्छेद। क्या बन जाएगा? उच्छेद आपका नया संधि बन जाएगा। एक और उदाहरण की बात करें तो एक और उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं उत धन छिन्न। उत धन छिन्न। यहाँ पे नियमानुसार यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपन को ता मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? ता मिल रहा है। और यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे ई मिल रहा है या फिर छ मिल रहा है। यहाँ पे बहुत बार दिक्कत होती है कि पहले मात्रा है कि पहले व्यंजन है। तो जैसे कि अपन लिखते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने सी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? सी। तो इसमें क्या है? सा के अंदर ई की मात्रा है, सा के अंदर ई की मात्रा। तो पहले कौन सा वर्ण आ रहा है? तो पहले व्यंजन आ रहा है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे पहले कौन आएगा? तो यहाँ पे भी पहले आ जाएगा आपका छ और उसके बाद में ई की मात्रा और शेष शब्द जो बच रहा है। तो नियम क्या कह रहा है कि त के बाद में छ आए तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? इन दोनों को मिलाकर शब्द बनता है छ। क्या बनता है? च और छ। तो नियम शब्द क्या बन जाएगा? तो अब शब्द बनाते हैं, आइए देखते हैं। ऊ का वो लिखना है, जो नया शब्द बन रहा है उसको आपको लिखना है छ और ई की मात्रा इसके साथ में जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा उच्छिन्न। शब्द क्या बन जाएगा? उच्छिन्न आपका शब्द बन जाएगा। लिखावट बहुत गंदी दिख रही है, लेकिन शब्द को आपको समझना है कि त के बाद में छ आए तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर नया शब्द क्या बनेगा? छ। नया शब्द क्या बनेगा? छ। बस आपको याद कैसे रखना है? नियम आपको याद रखना है कि स्वर आए, स्वर के बाद में छ आए तो क्या हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। और यदि त आए, त के बाद में छ आए तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर नया शब्द क्या बनेगा? छ बनेगा। नया शब्द क्या बनेगा? छ बनेगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम आपके सामने लिखा रहा है कि त के बाद में स आए, त के बाद में स आए। यहाँ पे अपन क्या सीख रहे हैं कि त के बाद में छ आने पर, किसके बाद में? त के बाद में छ आने पर शब्द क्या बन रहा है? छ बन रहा है, छ बन रहा है। और अब अगला नियम क्या कह रहा है कि त के बाद में स आने पर भी क्या बनेगा? त के बाद में स आने पर ही छ बनेगा, च और छ बनेगा, छ बनेगा। क्या कह रहा है नियम कि त के बाद में स आए तो शब्द क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। यहाँ पे ता है, ता के बाद में छ है तो भी क्या बन रहा है? छ बन रहा है। यहाँ पे ता है, ता के बाद में स है तो भी क्या बन रहा है? छ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो शब्दों का मेल हो रहा है, दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है, संधि का नियम एकदम सही। आइए उदाहरण देखते हैं, इनके क्या उदाहरण बनते हैं। नियम क्या है? नियम देखो, अपन छ से संबंधित अभी तक कितने नियम पढ़े? अपन ने 3 नियम पढ़े, च और छ से संबंधित। कौन कौन से नियम पढ़े एक बार देख लेते हैं। पहला नियम अपन ने पढ़ा था कि स्वर के बाद में क्या है? स्वर के बाद में छ आए, स्वर के बाद में छ आए तो किसका आगमन हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। दूसरा नियम अपन ने पढ़ा कि त के बाद में क्या है? छ आए, त के बाद में छ आए तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न का नया शब्द बनेगा उसे क्या कहेंगे? छ कहेंगे। तीसरा नियम ये अपन पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा नियम इसका ये पढ़ने जा रहे हैं कि त के बाद में क्या है? त के बाद में स आए तो शब्द क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। ये 3 नियम अपन पढ़ते हैं छ से संबंधित। ठीक है, आइए देखते हैं इनके उदाहरण क्या बनेंगे। आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है जगत धन शांति। क्या लिखा आ रहा है? जगत धन शांति। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे त है, त के बाद में क्या है? त के बाद में श है, त के बाद में क्या है? श है। तो नियम क्या कह रहा है? नियम कहता है कि त के बाद में श आने पर क्या बन जाएगा? इन दोनों के शब्दों के मेल से शब्द बन जाएगा छ। क्या बन जाएगा?
छ छ बन जाएगा। अब इन दोनों को हटा के ये शब्द लिख दो, इन दोनों को हटा के ये शब्द लिख दो। तो क्या शब्द लिखेंगे अपन शब्द लिखेंगे जगत शांति। क्या लिखेंगे? जगत शांति, जगत शांति लिखेंगे, जगत शांति। शांति नहीं हो गई, यहाँ पे शांति हो जाएगा। क्या शब्द लिखा मैंने? एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, शब्द मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जगत शांति, जगत ठीक है, ये संधि बन जाएगी आपकी जगत शांति। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने है शरत धन शशि। क्या लिखा आ रहा है? शरत धन शशि। तो पहला वर्ण अपन को क्या मिल रहा है? ता मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ता मिल रहा है। तो ता मिलते ही आपको दो नियम याद करने हैं कि ता के बाद में छ आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, ता छ नहीं आ रहा। तो क्या ता के बाद में सा आ रहा है? हाँ, यहाँ पे ये सा देखने को मिला। तो सा देखने को मिला तो नियम क्या कहता है कि इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? चछ। क्या बनेगा? चछ बनेगा। तो अब इनकी संधि करके देखते हैं कि शब्द क्या बनेगा। तो स और रा तो यथावत आएंगे और इसके अंदर आ की मात्रा और सी यथावत आएंगे। तो शब्द बनेगा शर शशि। क्या बन जाएगा? शर शशि। आगे आपके सामने उदाहरण लिखा रहा है श्रीमत धन शरत धन चंद्र। यहाँ पे अपन को दो बार संधि देखने को मिल रही है, दो बार संधि देखने को मिल रही है। नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि ता के बाद में क्या आए? श आए। तो किसका आगमन हो जाएगा? च और छ का, च और छ का, च और छ बन जाएगा। अगला नियम कह रहा है कि ता आए और ता के बाद में च आए, ता आए, ता के बाद में च आए। तो इसका एक अलग नियम है, वो अपन अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि ता के बाद में च आने पर इसका क्या हो जाएगा? च और च। क्या हो जाएगा? चच्चा। क्या हो जाएगा? चच्चा हो जाएगा। अब इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है? मैं यहाँ पे एक बार पूरा पेज साफ करके वापिस से आपको इस शब्द को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है श्रीमत। क्या लिखा आ रहा है? श्रीमत धन शरत, शरत धन चंद्र। यहाँ पे आपके संधि के दो नियम लग रहे हैं कि ता के बाद में स आने पर, ता के बाद में क्या आ रहा है? ता के बाद में स आने पर, ता के बाद में स आने पर शब्द क्या बनेगा? चचा बनेगा। यहाँ पे आपको ता देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अपन को स देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों के मेल से नया शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा च और छ। अगला नियम क्या कह रहा है? ये अपन अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं, अभी थोड़ी देर बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि ता के बाद में च आए, ता के बाद में च आए तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बन जाएगा? चच्छ। क्या बन जाएगा? चच्छ बन जाएगा। अब जो शब्द शेष रह गए उनको लिख देते हैं, जो शेष रह जाते हैं उनको लिखते हैं। कि यहाँ पे शेष क्या रहता है? यहाँ पे रहता है श्री और श्री के साथ में म। यहाँ पे च और छ आ गया इन दोनों का। तो यहाँ पे शेष कौन है? यहाँ पे शेष दिख रहा है अपन को र। तो यहाँ पे अपन शेष जो र है उसको लिख देते हैं और शेष यहाँ पे रह जाता है हलंत के साथ में द और र। तो जब अपन शब्द को जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? श्री मच्छर चंद्र। ये आपका एक नया शब्द बना इस प्रकार से। इस शब्द के अंदर अपन को दो संधि के नियम लगाने हैं, दो संधि के नियम लगाने हैं। अब देखो इसका संधि विच्छेद करते तो किस प्रकार से करते हैं? जब मैं पीछे से चलता हूं तो यहाँ पे मेरे को एक शब्द मिलता है चंद्र। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ तक चलता हूं तो यहाँ पे मेरे को मिलता है शरत। यहाँ पे क्या मिलता है? शरत मिलता है। और शेष जो आगे रह जाता है वो कौन रह जाता है? श्रीमत रह जाता है। कौन रह जाता है? श्रीमत रह जाता है। इस प्रकार के शब्दों की आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे ये शब्द आपके पकड़ में आते रहेंगे। ठीक है, तो श्री मत धन शरत धन चंद्र का संधि क्या हो जाएगा? श्री मच्छर चंद्र। ये आपका इसका संधि हो जाएगा। अगला आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है शब्द धन शास्त्र। शब्द धन शास्त्र तो त है, ता के बाद में श है, तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बन जाएगा? चच्छ बन जाएगा। आइए इसका संधि करके देखते हैं, इसका संधि करके देखते हैं। तो संधि क्या बन जाएगा? सत्शास्त्र। क्या बन जाएगा?
सच शास्त्र बन जाएगा। आगे आपके सामने ता है, ता के साथ में श है, तो इन दोनों के मेल से संधि क्या बन जाएगा, च और छ बन जाएगा। तो संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, उच्च श्वसन, क्या बन जाएगा, उच्च श्वसन। इसके साथ में हलंत की मात्रा। आगे आपके साथ में लिखा आ रहा है सत धनुष शासन, और इन दोनों के मेल से संधि क्या बन जाएगा, च और छ। तो इस प्रकार से संधि करते हैं तो क्या बन जाएगा, छच्छासन, क्या बन जाएगा, छस्सा छच्छासन। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है उत धन श्रृंखल, यहाँ पे ये अशुद्ध लिखा हुआ है। अपन कभी भी राग के साथ में री नहीं लिख सकते, कभी भी राग के साथ में री नहीं लिख सकते। और यदि ये तरीका आपको कहीं देखने को मिलता है कि राग के साथ में री की मात्रा है, तो उस शब्द को आप बिना देखे अशुद्ध कर देना। राग के साथ में कभी भी री की मात्रा नहीं लगती। तो इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, ये जो मैंने श्रृंखल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो ये श्रृंखल मैंने लिखा है, इसमें क्या है, इसमें सा है, सा के साथ में र है, और र के साथ में कौन है, री है। लेकिन ये जोड़ा कभी नहीं बनता इस प्रकार का। या तो आप इस रा को हटा देंगे, जब मैं इस रा को हटाता हूं तो शब्द किस प्रकार से लिखूंगा, ये शब्द इस प्रकार से लिखूंगा, ये शब्द इस प्रकार से लिखूंगा, और इसके साथ में री की मात्रा लगूंगा, और शब्द इस प्रकार से लिखकर इस प्रकार इसको बनाऊंगा। तो शुद्ध शब्द श्रृंखल के अंदर शब्द शुद्ध शब्द क्या होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये अशुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है। और इस सा लिखने का मतलब क्या होता है कि जब मैं इस सा को लिखता हूं, जब इस सा को लिखता हूं तो इसका मतलब है इसके अंदर सा है, और इसके साथ में रा की मात्रा है, और इसमें आ है, रा है, और इसके साथ आ की मात्रा है। और रा और री का कभी भी जोड़ा नहीं बनता। रा और री कभी भी आपको किसी भी शब्द के अंदर देखने को मिल जाए तो उसको अशुद्ध कर देना, उसको शुद्ध मत करना, ठीक है। तो इस शब्द की संधि करके आप देख लेना इसका संधि क्या बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या लिखा आ रहा है, अगला नियम है कि त या दा के बाद में, त या दा के बाद में चज टड द न ल शब्द याद रखने हैं आपको, सात शब्द आपको याद रखने कि त या दा के बाद में। अब देखो ता से संबंधित अपन ने क्या क्या नियम पढ़ ले। अभी एक अपन ने नियम पढ़ा कि ता के बाद में क्या आए, ता के बाद में झा आए तो क्या हो जाता है, चचा हो जाता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि ता के बाद में सा आए तो क्या हो जाता है, चचा हो जाता है। और अब नियम क्या कह रहा है कि ता या दा के बाद में, ता या दा के बाद में चज टड द न ल, तो इन दोनों शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा, इनका मेल और इनमें से कोई भी मेल आ रहा है तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बन जाएगा, चच। अगर जा आ रहा है तो जज, अगर टा आ रहा है टट, अगर डा आ रहा है तो डड, अगर दा आ रहा है तो दद, अगर ना आ रहा है तो नन, और अगर ला आ रहा है तो लल्ल, अगर ला आ रहा है तो लल्ल। यानी कि ये 7 व्यंजन आ रहे हैं तो ता या दा का क्या हो जाएगा, इनका खुद का लघु हो जाएगा, इनका खुद का क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर चा आ रहा है तो ता या दा में से क्या हो जाएगा, उसका चा हो जाएगा। अगर झा आ रहा है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का आधा झा हो जाएगा। और यदि टा आ रहा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आधा टा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिख दिया, किनको, ता और दा और चा को साथ में लिख दिया। तो इन दोनों का टेक्निकली देखे तो इन दोनों का क्या हो रहा है, आधा चा हो रहा है, और इस चा को मैंने साथ में लगाया तो शब्द क्या बन गया, आपका चच। क्या बन गया, ये इनके साथ में भी हलंत है ना, इन सब के साथ में हलंत लिखना आपको, च ज इन टड इनके साथ में भी आपको हलंत लिखते हुए चलना है। इस प्रकार से आपका नियम नंबर 9 बनता है। नियम नंबर 9 क्या कह रहा है कि ता या दा के बाद में चज टड द न ल आता है तो क्या करना है, इन सब का आधा आधा करके सबको लिखना है। चा आ रहा है तो चच, टा आ रहा है तो टट, झा आ रहा है तो जज, दा आ रहा तो नन्ना, ना आ रहा तो नन्ना, दा आ रहा तो दद, ला आ रहा तो लल्ला। ठीक है, देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है, एक बार नियम को वापस से देख लेते हैं। नियम क्या है, नियम कह रहा है कि त या दा के साथ में चज टड द न ल, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या याद रखना, चज टड द न ल, बस 7 व्यंजन याद रखने हैं।
आप इनको 4 या 5 बार बोलोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? चज टड धनला, चज टड धनला, चज टड धनला। 1-2 बार बोलो, देखें सबको याद हो जाएगा। नियम क्या है कि त या दाग के बाद में चज टड धनला आता है तो क्या हो जाएगा? अगर च आ रहा है और यदि च आ रहा तो क्या हो जाएगा? आधा च के साथ में च। अगर झ आ रहा तो क्या हो जाएगा? जज। अगर ट आ रहा तो क्या हो जाएगा? टड। अगर ड आ रहा तो क्या हो जाएगा? डड। अगर द आ रहा तो क्या हो जाएगा? दद हो जाएगा। अगर न आ रहा तो क्या हो जाएगा? नन्ना हो जाएगा। अगर ला आ रहा तो क्या हो जाएगा? लल्ला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण क्या बनते हैं आपके उदाहरण, क्या बनते हैं आपके उदाहरण। आइए बात करते हैं उदाहरणों की। आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है उत धन चारण। क्या लिखा आ रहा है? उत धन चारण। नियम के अनुसार क्या है? त है, त के बाद में क्या देखने को मिल रहा है? च। च के साथ में आ की मात्रा, च के साथ में आ की मात्रा। कि त है, त के बाद में अगर च आता है तो क्या बन जाएगा? तो इन दोनों के मेल से शब्द बन जाएगा च और च। च और च दोनों आधे आधे होंगे। पहला भी आधा होगा, ये भी च भी आधा है, ये भी च आधा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हटाकर इन दोनों को रखना है तो मैं रख दूंगा ऊ है। ऊ के बाद में किन को रखना है? इन दोनों च को रखना है। इन दोनों च को मैंने रख दिया। अब मात्रा आ की है, आ की मात्रा जब इसके साथ में लगाता हूं तो ये चा बन जाएगा और शेष क्या है? र और ण। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? उच्चारण। शब्द क्या बन जाता है? उच्चारण। और उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तधन चारण, उत्तधन चारण। अगला आपके सामने लिखा आ रहा है सतधन चिदानंद, सतधन चिदानंद। तो इसके अंदर ता है और इस ची के अंदर चा और चा के साथ में ई की मात्रा। चा के साथ में क्या है? इस चा के साथ में ई की मात्रा है। अब ता के बाद में चा आने पर नियम कहता है कि क्या हो जाएगा? च और च हो जाएगा, चच्च। क्या हो जाएगा? चच्च हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? चच्चा हो जाता है। बस इन दोनों की जगह पे चच्चा लग दो और जो यहाँ पे जो मात्रा है उसकी मात्रा इस च के साथ में लगा दो तो शब्द क्या बन जाएगा? स है और स के बाद में क्या बन रहा है? च और च। और आगे किसकी मात्रा लगानी है? अपन को ई की मात्रा लगानी तो क्या बन रहा है? फिर अपन को जो यथावत रह जाता है उसको लिख देना है सच्चिदानंद। शब्द क्या बन जाएगा? सच्चिदानंद। अब आगे आपके सामने लिखा आ रहा है सत धन जन। क्या लिखा आ रहा है? सत धन जन। जा में किसकी मात्रा? जा में आ की मात्रा। जा में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। नियम क्या कहता है कि त या द के बाद में अगर यहाँ पे द भी देखने को मिलता तो भी नियम यही लगता, तो भी नियम यही लगता कि त या द के बाद में चज टड धनल आता है तो क्रमशः इनके हो जाते हैं आधे आधे। जा है तो चच, जा है तो जज, टा है तो टड टट, अगर डा है तो डड, अगर दा है तो दद, अगर ना है तो नन्ना और ला है तो लल्ला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ता है और उसके बाद में जा है, जा के साथ में आ की मात्रा। ता और जा का क्या बन जाएगा? ता और जा का बनेगा जा और आधा जा। क्या बन जाएगा? जा और आधा जा। और इस आ की मात्रा इसके साथ में जुड़ जाने पर ये जा दूसरा वाला पूरा हो जाएगा। तो शेष शब्द क्या है? शेष है स के बाद में ज और ये ज और शब्द क्या बन रहा है? सज्जन। क्या बन रहा है? सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन, सत धन जन। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है विपद धन जाल। क्या लिखा आ रहा है? विपद धन जाल। तो यहाँ पे जा के साथ में किसकी मात्रा है? इसके साथ में आ की मात्रा है। तो इस ज और ता का क्या बन रहा है? इन दोनों का बन जाएगा ये ज और जा दोनों आधे आधे। अब इस आ की मात्रा जब इनके अंदर साथ में जुड़ेगी तो शब्द क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। तो शब्द नया संधि विच्छेद होकर क्या बनेगा? विपज्जार। क्या बन जाएगा? विपज्जार। आगे आपके सामने लिखा रहा तत् धन टीका तो शब्द क्या बन जाएगा? तट्टिका। क्या बन जाएगा? त टीका। ये दोनों ट आधे हैं और ई की मात्रा जुड़ने पर एक ट इनमें से पूरा हो जाता है। आगे आपके सामने लिखा रहा उद्दंड डयन। उद्दंड इसमें आ की मात्रा है और ड के साथ में ता जुड़ने पर, ता के साथ में डा जुड़ने पर दो ड आ जाएंगे, दो ड आ जाएंगे। इसकी मात्रा इसके साथ में जुड़ जाने पर ये हलंत यहाँ से हट जाएगा और संधि क्या बन जाएगी? उड्डयन। क्या बन जाएगी? उड्डयन आपकी संधि बन जाएगी।
क्या बन जाएगी संधि, उडीयन आपकी संधि बन जाएगी। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है उत धन देशीय। क्या लिखा आ रहा है, उत धन देशीय। तो यहाँ पे क्या अपन को देखने को मिला है, यहाँ पे ता देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, दा देखने को मिल रहा है। दा के साथ में एक की मात्रा है, दा के साथ में किसकी मात्रा है, एक की मात्रा है। तो ता और दा का क्या हो जाएगा, दा और दा हो जाएगा। ये दोनों दा आधे होंगे। इस एक की मात्रा इसके साथ में जुड़ जाने पर शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा उद्देश्य। शब्द क्या बन जाएगा, उद्देश्य आपका शब्द बन जाएगा। आगे आपके लिखा आ रहा है सत धन निवेश। ता है, ता के बाद में क्या है, ना है, और ना में किसकी मात्रा है, एक की मात्रा है। तो ता और ना का मेल होने पर शब्द क्या बन रहा है, ना और ना बन रहा है, और इसके साथ में एक की मात्रा जुड़ जाने पर शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द आपका बन जाएगा सन्निवेश। क्या बन जाएगा, सन्निवेश आपका नया शब्द बन जाएगा। आगे आपके सामने देखने को मिल रहा है शरत धन लाश। शरत धन लाश, ला के साथ में किसकी मात्रा, ला के साथ में आ की मात्रा। ला के साथ में किसकी मात्रा है, ला के साथ में आ की मात्रा है। और ता और ला जब मिलते हैं तो क्या बनता है, लल्ला। क्या बनते हैं, लल्ला। और इस आ की मात्रा इसके साथ में जुड़ने पर आपका शब्द बन जाएगा सरलास। शब्द क्या बन जाएगा, सरलास आपका संधि से नया शब्द बन जाएगा। इस प्रकार अपन ने अभी तक 9 नियम देखे हैं। आइए देखते हैं अगला नियम। नियम नंबर 9 क्या कह रहा है कि त या द के बाद में चज टड द न ल आता है तो क्या बनेगा, च आ रहा है तो चच, झ आ रहा तो जज, ट आ रहा तो टड, ड आ रहा तो डड, द आ रहा तो दद, न आ रहा तो नन्न, ल आ रहा तो लल्ल बन जाएगा। आइए देखते हैं नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 ये अधिकतर किताबों के अंदर अपन को इसका क्या बताते हैं, ये अपन को अपवाद में पढ़ाया जाता है। किसमें पढ़ाया जाता है, अपवाद में पढ़ा जाता है कि इसका कोई नियम नहीं है, ये क्या है, अपवाद के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, अपवाद में आते हैं। लेकिन नहीं, इनका अपना एक अलग नियम है। नियम क्या है कि री आए और री के बाद में द आए, री आए, री के बाद में द आए, ये अपन संधि विच्छेद करते हैं, वो वाला धन है। ठीक है। और क्या नियम है कि री आए और री के बाद में क्या है, द आए, और उसके बाद में यदि माँ आए तो ये द किस में चला जाएगा, ये द चला जाएगा अणाम में। ये द किस में चला जाएगा, ये द चला जाएगा अणाम में। नियम क्या है, एक बार वापिस से देखते हैं। नियम कह रहा है कि री आए और री के बाद में यदि द आता है, री आए, री के बाद में द आए, और द के बाद में यदि म आता है तो ये द किस में चला जाएगा, ये द चला जाएगा नाम। ये द किस में चला जाएगा, ये द चला जाएगा नाम। नियम क्या है, ये अधिकतर किताबों के अंदर अपन पढ़ते हैं कि ये अपवाद में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको इन्हें अपवाद में नहीं पढ़ना है। आपको किस में पढ़ना है, आपको पढ़ना है इन्हें एक अलग नियम बनाकर। नियम किस प्रकार से बढ़ाएंगे कि री आए, री के बाद में द आता है, री के तुरंत बाद में द आता है। किस प्रकार से कि मैं जैसे लिखता हूँ मृद, तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, ये माँ है, माँ के माँ में री की मात्रा, री की मात्रा, और उसके बाद में क्या है, द है। ये वाला जोड़ा कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये वाला जोड़ा कह रहा हूँ कि री आए और री के तुरंत बाद यदि द आ रहा है और उसके साथ में माँ की संधि विच्छेद हो रही है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे माँ आ रहा है और उनके बाद में कुछ भी आ रहा है, तो इस द का क्या करना है, इस द का आपको न में परिवर्तन करना है। द का किसमें परिवर्तन करना है, ढ के अंदर परिवर्तन करना है। आइए देखते हैं इनके उदाहरणों के तौर पर समझते हैं। आपके सामने नियम लिखा रहा है मृद धन मूर्ति। उदाहरण क्या लिखा रहा है, मृद धन मूर्ति। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, मृद धन, यहाँ पे आपका लिखा रहा है मूर्ति। ये तो धन वाला धन, ये वाला धन ये है। ठीक है। अब देखो शब्द देखते हैं, मृद, मृद धन मूर्ति, मृद धन मूर्ति। अब इसमें क्या है, इसके अंदर माँ है, माँ के साथ में री की मात्रा, माँ के साथ में री की मात्रा, और फिर द है, और इस प्लस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, फिर लिखता हूँ माँ, माँ में किसकी मात्रा, ओ की मात्रा, और यहाँ पे क्या है, शेष जो बच जाता है उसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख देता हूँ।
नियम क्या रहा है कि री आए और री के बाद में द आता है, री आए री के बाद में द आता है। नियम देखो यहाँ पे री आए और री के बाद में क्या आ रहा है, द आ रहा है। क्या यहाँ पे री के बाद में द आ रहा है? जी बिल्कुल द आ रहा है। और द के बाद में कौन आ रहा है? द के बाद में म आ रहा है। तो इस द का क्या हो जाएगा? इस द का हो जाएगा अणा। इस द का क्या हो जाएगा? अणा हो जाएगा। शेष जो है उनको यथावत लिख दो। माँ है, माँ के साथ में किसकी मात्रा है? माँ के साथ में री की मात्रा है। किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। और यहाँ पे जो शब्द है उनको यथावत यहाँ पे लिख दो। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मूर्ति। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा? शब्द आपका बन जाएगा मृण मूर्ति। शब्द क्या बन जाएगा? मृण मूर्ति आपका शब्द बन जाएगा। यहाँ पे आपको बड़ी ऊ की मात्रा मिलेगी मृत मूर्ति के अंदर, ठीक है, मृत मूर्ति। तो शब्द क्या बन जाएगा? मृण मूर्ति आपका संधि से नया शब्द बन जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है मृद धन मय। इस माँ में क्या है? इस माँ में री की मात्रा है। तो ये नियम लग रहा है कि माँ में री की मात्रा है, री के बाद में द आ रहा है, नियम बराबर बैठ रहा है कि द के बाद में माँ आ रहा है। तो द किस में चला जाएगा? तो द चला जाएगा अणा में। तो यहाँ पे ये जो द है किस में चला जाएगा? ये अणा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अणा में चला जाएगा। तो आपका नया शब्द क्या बन जाएगा? मृणमय आपका नया शब्द बन जाएगा, मृणमय। यहाँ पे भी वही मृद धन मान, यहाँ पे क्या है? मृद धन मान, माँ में री की मात्रा, उसके बाद में द है और द के बाद में माँ है। तो द किस में चला जाएगा? इस अणा में चला जाएगा। आपका नया शब्द क्या बन जाएगा? मृणमान आपका नया शब्द बन जाएगा। अब इन सब के साथ में हलंत लिखना है। द के साथ में हलंत है, यहाँ पे भी हलंत है, यहाँ पे भी आपका हलंत लिखा हुआ है। आगे शब्द आपको देखने को मिला है मृद धनमयी। मृद धनमयी, यहाँ पे क्या है? इसके माँ में री की मात्रा है और री के बाद में द है। जी बिल्कुल है। और द के बाद में माँ है। तो ये द किस में चला जाएगा? ये द चला जाएगा अणा में। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? मृणमय। शब्द क्या बन जाएगा? मृणमय आपका शब्द बन जाएगा। इतनी सी बातें आपको इस नियम से संबंधित याद रखनी है। इस नियम से संबंधित याद रखनी है। अभी तक अपन ने 10 नियम पढ़े। एक बार उन सभी 10 नियमों का एक बार से फटाफट से रिवीजन कर देते हैं, फिर अपन क्लास को खत्म करेंगे और शेष नियम को, आपकी व्यंजन संधि को पूरा करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास के अंदर। एक बार सभी व्यंजन संधि के नियम देख लेते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम अपन ने पढ़ा था। पहला नियम क्या पढ़ा था कि पहले के बाद में क्या है? पहले के बाद में सगोस आता है। तो पहला किस में चला जाएगा? तो पहला चला जाएगा तीसरे में। पहला किस में चला जाएगा? तो पहला चला जाएगा तीसरे में। और सगोस में भी 2 बातों को आपको छोड़ना है। 2 बातों को छोड़ना है। 2 बातें कौन कौन सी छोड़नी है? एक आपको ह छोड़ना है और एक आपको पंचम वर्ण छोड़ना है। जो अपन ने छोड़ दिया उनको देखते हैं। तो क्या कहता है अगला नियम? अगला नियम कहता है कि पहले के बाद में ह आए तो पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा तीसरे में। और इस ह का क्या करना है? तो ह का जो अपन ने तीसरे किया था उस तीसरे के अगले वर्ण में ह को लिखना है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि पहले के बाद में 5वां आए तो पहला किस में चला जाएगा? 5वां आ रहा है तो 5वें में पहुंचा दो। कि पहले के बाद में कौन आ रहा है? 5वां आ रहा है तो इस पहले को भी 5वें में पहुंचा दो। फिर अगला नियम क्या पढ़ा अपन ने? चौथा नियम अपन ने पढ़ा कि तीसरे के बाद में अगोस आने पर, तीसरे के बाद में अगोस आने पर तीसरे को पहले में पहुंचा दो। अगोस में भी एक स्थिति को छोड़ना है। कौन सी स्थिति को? स्थ वाली स्थिति को। आइए देखते हैं स्थ वाली स्थिति क्या है। कि तीसरे के बाद में स्थ आए तो तीसरा तो किस में चला जाएगा? पहले में चला जाएगा। और स्थ में से इस स का आपको लोप करना है। ये अभी तक अपन ने 5 नियम पढ़े। आज की क्लास में अपन ने नया क्या पढ़ा था? अपन ने नया नियम पढ़ा कि स्वर के बाद में छ आए, स्वर के बाद में छ आए तो च का आगमन हो जाएगा। फिर अपन ने अगला नियम पढ़ा कि ता के बाद में छ आए तो इन दोनों के मेल से नया शब्द बन जाएगा चछ। फिर अपन ने पढ़ा कि ता के बाद में स आए, ता के बाद में स आए तो इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बन जाएगा चछ। क्या बन जाएगा? चछ बन जाएगा। फिर अपन ने अगला नियम पढ़ा कि त या दा के बाद में, त या दा के बाद में चज टड दनल आए तो इनका क्रमशः क्या बन जाएगा? चछ जज टट डड दद नन्ना और लल्ला। फिर अपन ने 10वां नियम पढ़ा था कि री आए, री के बाद में कौन आए? द आए। री आए, री के बाद में, री के तुरंत बाद में द आए और द के बाद में म आता है तो द का ण में परिवर्तन हो जाता है। द का ण में परिवर्तन हो जाता है। अभी तक अपन ने 10 नियम पढ़ लिए।
व्यंजन संधि के कुछ और नियम हैं जो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे और व्यंजन संधि को अगली वाली क्लास में पूरी करने की कोशिश करेंगे। फिर अपन उसके बाद विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इन उदाहरणों की अच्छे से अभ्यास करना। एक किताब में से आप और उदाहरण लेकर, आपको किताब वाले नियम नहीं लेने हैं, क्योंकि आप नियम लेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको मिल सकता है। वहां से आपको सिर्फ शब्द उठाने हैं और नियम जैसे मैंने बताए हैं उन नियमों को उस प्रकार से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप संधि को बेहद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।